ना, इसको कंप्लीट करते हैं मध्य प्रदेश में पर्यटन को। चलिए मध्य प्रदेश में पर्यटन देखते हैं। देखो पर्यटन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में कभी हम जाते हैं, कोई घूमने, कुछ नया देखने, फ्रेशन अप, कुछ तैयार करने, तो आपका क्या होता है, पर्यटन होता है ना। तो मध्य प्रदेश के पर्यटन के बारे में अगर देखें तो 1978 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य पर्यटन विकास निगम, इसकी स्थापना की गई है। राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। 12 जुलाई 2005 को मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड का भी गठन किया गया है। किसका गठन किया गया है, इको पर्यटन बोर्ड का भी गठन किया गया है ना। प्रदेश में प्रथम पर्यटन जो नीति है, पहली पर्यटन नीति, उसकी घोषणा कब की गई थी, 5 सितंबर 2012 को की गई, जिसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया कि क्या है, टूरिज्म एक इंडस्ट्री है। जो कैसी इंडस्ट्री है, आपकी उद्योग की इंडस्ट्री है, इसका भी दर्जा इसमें दे दिया गया था। ठीक है, 16 सितंबर 2016 को मध्य प्रदेश सरकार ने एक नवीन पर्यटन नीति बनाई, है ना। उसके बाद 22 फरवरी 2017 को मध्य प्रदेश में टूरिज्म बोर्ड का भी गठन किया जा चुका है। 28 फरवरी 2017 को प्रदेश में जल पर्यटन नीति को लागू किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, वाटर टूरिज्म को भी बहुत ज्यादा डेवलप किया जा रहा है, जिसमें आप देखते हैं कि हनुमंतिया टापू का बार बार नाम आता है। मध्य प्रदेश का क्या बोल देते हैं आप उसको, आइलैंड के रूप में भी देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का गोवा, बहुत सारे आप उसमें नाम देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 2021 की तुलना में 2022 में जो धार्मिक पर्यटन स्थल है ना, उन सारे धार्मिक पर्यटन स्थलों में जो संख्या बढ़ी है लोगों के आने की, वो 122% बढ़ी है अन्य पर्यटन स्थलों के पर्यटकों की संख्या से। ठीक है, और अन्य पर्यटन स्थलों में कितना हुआ है, 58% वृद्धि हुई। तो ये क्या है, इसके कुछ स्टैटिस्टिक है। उसके अलावा अभी जो वर्तमान बजट में आपको पता है 122 करोड़ रुपए यहाँ पे डिवोट किए गए हैं कि आप इसमें क्या करें, डेवलप करें। जो पर्यटन की गतिविधियां है, पर्यटन की अधोसंरचना है, उनका विकास करने के लिए आपके 122 करोड़ रुपए क्या किए गए हैं, दिए गए हैं, है ना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड है वो क्या कर रहा है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो आपके वाटर परिवहन, मतलब आपका जो वाटर टूरिज्म है, इसको डेवलप करने के लिए नर्मदा परिक्रमा भी करवा रहा है, जिसमें आपको वो फैसिलिटी देते हैं कि आप नर्मदा परिक्रमा को पूरा करें, है ना। इसमें पूरा उनका माइंड स्केच दिया गया कि कहाँ से जाएगी, पहले स्टार्ट कहाँ से होगी, एंड कहाँ से होगी, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, वो सारी कुछ बातें। देखते हैं मध्य प्रदेश में पर्यटन को लेकर और क्या चीजें हो रही हैं। तो मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहा है, इसलिए हमने मध्य प्रदेश में फिल्म पर्यटन नीति 2020 को लेके आए थे, जिसमें हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में वेब सीरीज बनाना, टीवी शो बनाना, या फिर कोई मूवी बनाना, कोई भी चीज आप करो, मतलब भैया आप अगर सृजनात्मक कार्य करना है कोई, है ना, आर्टिस्ट वगैरह को मौका दे रहे, रंगकर्मी को, है ना, जो आपके एक्टर है उनको मौका दे रहे हो, तो उन सबके लिए क्या है, हम बहुत ही इजी मोड में उनको परमिशन दे देंगे, जाओ आराम से बनाओ, बढ़िया से यहाँ पे क्या कर लो, सिक्योरिटी भी ले लो, कम पैसे भी चार्ज करेंगे, ज्यादा आपसे पैसे भी चार्ज नहीं करेंगे, ये सारा काम। उसके साथ साथ पर्यटन जो दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है ये, अभी जो आपके 68 नेशनल फिल्म अवार्ड हुए, इन नेशनल फिल्म अवार्ड में आपके मध्य प्रदेश को क्या बताया गया है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट बताया गया। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली क्या है, ये स्टेट बता दिया गया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, इस बार के करंट का क्वेश्चन है ये, है ना। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई निम्न में से कौन सा जो स्टेट है, कौन सा राज्य, उसको मोस्ट फेवरेबल बताया गया है फॉर फिल्म्स, है ना, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट बताया गया, तो आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावना है। 2003 में जहां पर्यटकों की संख्या 64 लाख थी, आज वर्तमान में 9 करोड़ हो गई है। ठीक है, उसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो रोजगार सृजन किया जा रहा है, उसमें 18 सालों में 90,000 से अधिक रोजगार क्या हुए हैं, अवसरित हुए, मतलब बहुत सारे रोजगार के नए क्षेत्र यहाँ पे खुलकर आए हैं, है ना। इसके साथ ही साथ होम स्टे और ग्राम स्टे, ठीक है, इसके अलावा आपका जो है ट्राइबल टूरिज्म, ये सबको भी डेवलप किया जा रहा है, गांव ग्रामीणों में गांव को रोजगार मिल रहा है। ये सारी चीजें तो खैर आपके समझने की थी। नेक्स्ट अब आते हैं कि मध्य प्रदेश को जो पर्यटन पुरस्कार इस साल मिले हैं, उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखना। विश्व पर्यटन दिवस पर मध्य प्रदेश छाया रहा और इसको 8 पुरस्कार मिले हैं अलग अलग क्षेत्रों में, है ना। उनको देख लेते हैं कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो भारत में पर्यटन स्थल नगरीय प्रबंधन के लिए, नगरीय प्रबंधन के लिए जो मिला है वो पहला मिला है श्रेणी आ में नगर निगम इंदौर को। स्वच्छता का पर्यटन मिला है स्थान अवार्ड पश्चिमी क्षेत्र नगर निगम उज्जैन में। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट शेष भारत में देवी अहिल्याबाई होलकर, ठीक है। और प्रकाशन में उत्कृष्टता मालवा के भित्ति चित्रों को, ये भी आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है कि प्रकाशन में जो उत्कृष्टता में हिंदी में मिला है आपके, किसको, मालवा के भित्ति चित्र को। फिर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन प्रचार प्रसार सामग्री भोपाल ब्रोशर, है ना। उसके बाद बेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड पश्चिम एंड मध्य
ये सुभाष भावरे, इनको याद रखिएगा, बाकी सारे कुछ आप इनको नहीं भी याद रखे तो इनको याद रखना कि जो पेंच नेशनल पार्क है वहां के गाइड है सुभाष भावरे, इनको बेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड इसके लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अतुल्य भारत ब्रांड एवं ब्रॉडकास्ट प्रतिष्ठान राज्य सरकार द्वारा जो अनुमोदित है कोर्टयार्ड हाउस कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क में कोर्टयार्ड हाउस है उसको दिया गया है, मतलब रहने के लिए, ब्रेकफास्ट और ब्रांड के रूप में। ठीक है। सर्वोत्तम अनुरक्षित और दिव्यांगों के लिए अनुकूल स्मारक कौन सा है? शिव मंदिर भोजपुर। आपको एक ये याद रखना है और आपको ये याद रखना है, ये दोनों, और उसके साथ साथ जो आपके भित्ति चित्रों के बारे में आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में ये भी आपको याद रखना है। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आप यहाँ पे देख लेंगे क्या क्या चीजें। ठीक है। मंडला के जो कान्हा किसली वाला है कोर्टयार्ड हाउस, इसको क्या किया गया है? कान्हा नेशनल पार्क को इसको अवार्ड मिला है। आपके जो राष्ट्रीय पर्यटन में बेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड के रूप में किसको मिला है? सुभाष भावरे को, जो पेंच टाइगर रिजर्व से थे। ठीक है। और इसमें कुछ लोगों के और नाम दे दिए लास्ट टाइम के, जिनमें 2018 के लिए मनोज कुमार द्विवेदी, 2016-17 के लिए पन्ना की राधिका प्रसाद और 15-16 के लिए सतपुड़ा के साइबर खान। अगर नाम आपसे पूछ लिया जाए कि उपरोक्त में से किसे अवार्ड नहीं मिला है, इन तीनों को मिला के अगर दे सकते हैं तो आपको ध्यान रखना। बस इसको क्या है, एक बार अपनी सरसरी आंखों से आप क्या सामने से गुजर जाता है ना, तो ऑब्जेक्टिव के टाइम आपको चीजें बन जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि हाँ यार ऐसा भी कुछ है। नेक्स्ट आपके राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मिला है बेस्ट एयरपोर्ट वाला, जो है देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर को, है ना। और लगातार तीसरा सम्मान इसमें मिला हमें। फिर स्वच्छ पर्यटन बेस्ट रीजन में किसको मिला है? आपके जो पहली श्रेणी में नगर निगम उज्जैन को मिला है, श्रेणी में, है ना। उसके अलावा बहुत सारी चीजों में आपको जो लोनली प्लेनेट पैकेट बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है ऑलरेडी हमारे भोपाल ब्रोशर को, है ना। तो ये सारी चीजें भी आपको समझ में आ गई होगी। और इंदौर को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो कैटेगरी में प्रदेश में 7 अवार्ड मिल चुके थे, ये सारे कैटेगरी में, और कैटेगरी बी में खरगोन वगैरह को पहले भी ये मिल चुका है ना। सिविक मैनेजमेंट ऑफ अ टूरिज्म डेस्टिनेशन इन इंडिया कैटेगरी ए, इसमें इंदौर को अवार्ड मिला। तो ये कुछ आपके क्या थे, करंट से डेटा थे। अब आगे चलते हैं हमारे कोर सब्जेक्ट में। मध्य प्रदेश की जो पर्यटन है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? तो देखिए मध्य प्रदेश के पर्यटन को ऐतिहासिक, पुरातात्विक स्थल, धार्मिक स्थल और प्राकृतिक स्थल, इतने स्थलों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जहां पे पहला जो आता है आपका ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल, इसमें पहला सबसे नाम आएगा खजुराहो का। देखिए खजुराहो जो है शिल्प कला का तीर्थ इसे कहते हैं खजुराहो को। उसके साथ ही साथ छतरपुर जिले में ये अवस्थित है ना, छतरपुर में है। छतरपुर में जो एयरपोर्ट बना है वो एयरपोर्ट इसीलिए बना है कि जो विदेशी सैलानी है वो यहाँ पे आ सके, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में चंदेल शासकों द्वारा यहाँ पर विविध मंदिरों का निर्माण कराया गया था। नागर शैली में लगभग सारे मंदिर बने हैं। एक मंदिर पंचायत शैली में भी आपको देखने को मिलता है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इनको 1986 में शामिल किया गया। देखिए यहाँ पे जितने भी आपको मंदिर मिलेंगे उनकी एक विशेषता मिलती है, इसमें कामुकता का प्रदर्शन होता है और इसमें जो स्कल्पचर का यूज किया गया है उसमें न्यूडिटी को भी बहुत ज्यादा दिखाया गया है। ठीक है। तो अब देखते हैं इनमें जो शैली अपनाई गई है उस शैली में कपोत, अर्ध मंडपम, मंडपम, इसको आप समझ लीजिए। इसमें अंतराल और उरुशंग, ये सारी चीजें होती है कि जो मेन मंदिर है उसके आइट साइड क्या होते हैं, छोटे छोटे उरुशंग के रूप में भी बने होते हैं। ठीक है। ये तो मंदिर शैली को लेके। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट अभी क्वेश्चन यहां से पूछा जो जा सकता है वो है कि G20 की जो फर्स्ट कल्चरल वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई है वो यहाँ पे हुई थी। ठीक है। ये जो मीटिंग हुई थी 22 से 25 फरवरी के बीच हुई थी खजुराहो में, है ना। और आपको पता है कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम का ये इनका नारा है। G20 समिट 2023 में जो है वो भारत में होना है। अलग अलग जगह पे इनकी मीटिंग हो रही है, जैसे इंदौर में भी अलग मीटिंग हुई है, यहाँ पे भी अलग मीटिंग हुई है ना। तो इसको इससे याद रखना है आपको। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 3 मंदिर समूह में संपूर्ण जो आपका क्षेत्र आता है उसको बांट दिया गया है। कौन कौन से? पश्चिम मंदिर समूह, सर्वाधिक मंदिर यहाँ पे है। पूर्वी मंदिर समूह, अधिकांश जैन मंदिर यहाँ पे मिलेंगे आपको। और दक्षिण मंदिर समूह, यहाँ पे 2 ही मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। इनको एक बार देख लेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कौन सा है, विश्वनाथ टेम्पल। ये सारा का सारा आपका कौन सा आता है? पश्चिम मंदिर समूह में। ठीक है। उसके बाद चित्रगुप्त टेम्पल, जगदम्बा टेम्पल, कंदरिया महादेव टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल और मंगतेश्वर टेम्पल, ये सारे के सारे आपके कौन से? पश्चिम समूह वाले। अब दक्षिण समूह में कौन सा है? चित्रगुप्त टेम्पल आ जाता है और आपका दूलादेव टेम्पल आ जाता है। इसके बाद आपके जो ये वाले हैं ये कौन से हैं, है ना, वामना टेम्पल और जैन टेम्पल्स यहाँ पे सारे आपके आ जाते हैं। ये आपके कौन से समूह हो जाता है? पूर्वी समूह। तो देखिए सबसे पहले पश्चिम मंदिर समूह में देखेंगे तो एक एक मंदिर को देख लेते हैं। ठीक है। जहां पे हमें देखना है कंदरिया महादेव का मंदिर। देखिए कंदरिया महादेव मंदिर, इसके संबंध में ये कहा जाता है कि जो विद्याधर है, महाराजा विद्याधर द्वारा इसका निर्माण कराया गया था,
है ना, इनकी जो मुगल आक्रांता के साथ जब लड़ाई हुई, उस लड़ाई के दौरान बोला गया कि भाई अनिर्णायक यहाँ पे क्या हुआ, युद्ध निकला। और अनिर्णायक इसमें बोला गया था कि अधिकांशता जो लाभ हुआ विद्याधर को। तो विद्याधर ने एक तरह से जीत के प्रसंग के रूप में भी उसको क्या किया था, मंदिर बनवाया था। ये सबसे विशाल मंदिर है और भगवान शिव को समर्पित है। ये जो आपका है कंदरिया महादेव मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। इसके बाद 64 योगिनी मंदिर, जो खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है, ग्रेनाइट से निर्मित है। शिव सागर झील के पास आपको देखने को मिल जाएगा 64 योगिनी, ये दिख रहा है आपको 64 योगिनी मंदिर, इस तरह से आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका लक्ष्मण मंदिर, जो पंचायतन शैली में। देखिए पंचायतन शैली का मतलब होता है मुख्य मंदिर, उसके आसपास और शीर्ष 4 मंदिर बनाए गए होते हैं, तो इस शैली को पंचायतन शैली कहते हैं। पंचायतन शैली यूपीएससी में एक बार प्रीलिम्स में ये पूछा जा चुका है आपसे, ठीक है, कि पंचायतन शैली क्या होती है। तो इस पंचायतन शैली में बनाया हुआ मंदिर जो है आपका लक्ष्मण मंदिर है। यशोवर्मन द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। भगवान विष्णु की 100 फीट की प्रतिमा इसमें है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। फिर चित्रगुप्त मंदिर, सूर्य भगवान को समर्पित ये मंदिर है, ये जो आपको दिख रहा है चित्रगुप्त मंदिर, भगवान सूर्य को समर्पित ये मंदिर है, खजुराहो में व्याप्त। नेक्स्ट अब आता है आपका मतंगेश्वर मंदिर, जो शिव जी को समर्पित है। मतंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये शिवलिंग लगी हुई है, देख रहे हैं आप लोग, है ना। ये मंदिर डेडिकेट किया गया किसको, भगवान शिव को। फिर विश्वनाथ मंदिर, इसका निर्माण राजा धंग के द्वारा कराया गया था। शैली कौन सी, पंचायतन शैली में बनाई हुई, ठीक है। विश्वनाथ मंदिर पंचायतन शैली में ये निर्मित मंदिर है। बात करते हैं जगदम्बा टेम्पल की, तो जगदम्बा टेम्पल वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टेम्पल, है ना। वेरी फाइन स्कल्पचर, यहाँ का भी बहुत फाइन स्कल्पचर है ना। विजिबल ओवर द 3 बैंड्स ऑफ कार्विंग, मतलब 3 बैंड्स में क्या है, इसको बनाया गया कार्विंग का, ठीक है, उसके जो सीट्स होते हैं उसको। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी मंदिर समूह। देखिए आपने जो पढ़ा अभी, उनके बाद जो सेकंड आपका आया था पूर्वी मंदिर समूह, जिसमें आपको मूल रूप से 3 मंदिर देखने और जैन मंदिरों से संबंधित सबसे ज्यादा मंदिर इसी में मिलेंगे आपको, पूर्वी मंदिर में। जहां पे पार्श्वनाथ का मंदिर है, महाराज धंग के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। शैली जो है इसकी भी पंचायतन शैली देखने को मिलती है। फिर घटाई का मंदिर क्या है, जैन मंदिर है। महावीर की माता, है ना, को 16 सपनों का वर्ण मिला था। महावीर की माता को 16 सपनों का वर्ण मिला था। यहाँ पे घटाई मंदिर ये जो दिख रहा है आपको, इसमें इसकी कहानी भी एक रिलेटेड रखी हुई है इसमें। फिर आदिनाथ का जो मंदिर है, जैन धर्म से संबंधित मंदिर, वो भी इसी समूह के अंतर्गत आता है आपका, ठीक। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दक्षिण मंदिर समूह। तो देखिए दक्षिण मंदिर समूह में 2 समूह आएंगे, कौन कौन से, एक आता है दूल्हा देव और दूसरा आता है चतुर्भुज। तो दूल्हा देव जो है भगवान शिव को समर्पित है, और चतुर्भुज मंदिर जो है ये किसको है, भगवान विष्णु को समर्पित, जिसमें भगवान विष्णु को क्या बताया गया पता है आपको, कि चारों भुजाओं के रूप में दिखाया गया। जैसे आपने देखा था ना कि भगवान राम के घर पे जो लोग पूजा करते थे भगवान विष्णु की मूर्ति, उनको चतुर्भुज बताया जाता था। चारों भुजाएं भगवान विष्णु की बताई जाती थी, एक में कमल है, एक में वो चक्रधर है, और सारी चीजें जो बनी थी उसको डेडिकेट ये मंदिर बताया गया, इसीलिए इसका नाम ऐसा रखा गया। सेकंड अब आपका जो स्टोरी आती है वो आती है क्या, सांची। देखो यूनेस्को की फर्स्ट हेरिटेज साइट जो है वो आप देख चुके हैं, वो आपका क्या था, खजुराहो, जिसके सारे मंदिरों को आपने देखा। हर साल वहां से एक नया क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पर्यटन में आपका आ गया सांची। सांची में आपको देखना है कि सांची जो है वो ये इस फॉर्म में आपको दिखता है, जिसमें आपको पता है कि भाई ये क्या है, आपके छत्रावली बनी हुई है। उसके बाद बीच का पार्ट हार्मिका, जहां पे क्या है, दंत अवशेष वगैरह रखे गए हैं, है ना, जो अवशेष हैं रखे गए, हड्डियों के अवशेष वगैरह जो बोलते हैं। उसके अलावा ऊपरी प्रदक्षिणा पथ, जो ऊपर वाला घूमने का जो रीजन है, आप लोग अगर गए होंगे सांची तो। फिर निचला प्रदक्षिणा पथ यहाँ नीचे है ना। उसके बाद ये जो रेलिंग बनी हुई है इनको बोलते हैं क्या, वेदिका। ये सारी वेदिकाएं हैं जो आइट साइड बनी हुई है। ये एक वेदिका है, दूसरी वेदिका यहाँ दिख रही है। जो गेट जहां से आप एंट्रेंस लेते हैं उसको कहते हैं तोरण द्वार। तोरण द्वार, है ना, हेड गेटवे है ये। उसके अलावा तोरण, ये फिर साइड गेटवेज बने हुए हैं, दोनों तरफ तोरण है, पीछे भी तोरण द्वार है। उसके बाद जिससे आप चढ़ते हो, जो स्टेयर केस है, उनको कहते हैं आप क्या, सोपान। फिर निचला प्रदक्षिणा पथ तो नीचे आपको पता ही है ना। इसके अलावा ऊपरी प्रदक्षिणा पथ भी आपने देख लिया। जो शेप दिया गया है इसको क्या दिया गया है, हाफ सेमीस्फेयर, या फिर इसको क्या बोल देंगे आप, क्या अंडा आकार का दिया गया है। हाफ, आधा अंडे के रूप में आपको दिखता है सांची, तो ये आपको नजर आ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सांची में, रायसेन में अवस्थित है, याद रखिएगा सांची विदिशा के बहुत किनारे है, लेकिन इसकी स्थिति कैसी है, रायसेन में है, ठीक है। 3री शताब्दी में अशोक के द्वारा बनाया गया था। 1818 में जनरल टेलर के द्वारा इसकी क्या की गई है, खोज की गई है। सांची के कुल 3 स्तूप इसमें शामिल किए गए। सांची के कुल 3 स्तूप इसमें, सबसे बड़ा जो स्तूप है जिसका 36 मीटर व्यास है, आपको पता है वहां पे 3 मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, 3 आपको स्तूप मिलते हैं, जिसमें पहला जो स्तूप है वो 36 मीटर का व्यास है, 16.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य सारी पुत्र महामोदगलायन
सारीपुत्तिस और महामोदगलाएं, इन दोनों के जो अवशेष है रखे गए हैं किंवदंतियों अनुसार कि इनके जो दंत अवशेष थे उसको रखा गया था। ठीक है, स्तूपों का जो भाग है जहां अवशेष रखे जाते हैं उसको हार्मिका कहते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, है ना, हार्मिका। फिर स्तूप के चारों ओर तोरण द्वार है जिन पर जातक कथाएं उत्कीर्ण है, जातक कथाएं जो उनके बारे में उत्कीर्ण है। वो बोला जाता है कि जो तोरण द्वार है, रेलिंग है सेफ्टी के लिए, किसने बनाई थी? पुष्यमित्र सुंग के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, है ना। विशेष क्या है? सांची पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी 1919 में। यहाँ पे क्या है, एक आपको मिल जाएगा देखने के लिए संग्रहालय भी, वहां पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे संरक्षित करके रखी गई। नेक्स्ट, भीमबेटिका। भीमबेटिका की अगर हम बात करें, हाँ, सांची से संबंधित एक और फैक्ट जो आपको याद रखना है, विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया था? तो 1989 में इसको शामिल किया गया सांची को। जब आप मध्य प्रदेश से ऊपर से नीचे आते हो, याद रखना, पहले आता है आपका खजुराहो 1986, फिर आपका ईयर आता है सांची, उसके बाद आएगा 1989, फिर भीमबेटिका 2003। तो ये 3 टाइम पीरियड में आपके क्या हुआ, विश्व धरोहर स्थल में तीनों को शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल से मध्य काल के शैलचित्र इसमें देखने को मिलते हैं। 1957 में श्री विष्णु वाकणकर द्वारा इसकी खोज की गई थी। 2003 में यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इतनी बातें आपको यहाँ पे आई होप क्लियर हो गई होगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपके और जो साइट है ऐतिहासिक, वो कौन सी? विदिशा। इसका प्राचीन नाम आपसे पूछा जा चुका है, बेसनगर, भेलसा या फिर महामलस्तान। ठीक है, याद रखना, महामलिस्तान। ठीक है, ये इसका नाम था। मेवासा और दर्शान, ये सारे नाम इसके प्रीवियसली रखे गए थे, ये प्राचीन नाम थे। अब विशेष की अगर हम बात करें कि इसमें क्या विशेष है, तो देखो, भगवान विष्णु को समर्पित यहाँ पे गरुड़ स्तंभ, भगवान विष्णु को समर्पित जो गरुड़ स्तंभ है। देखिए, एंटियालकिटस के राजदूत थे हेलियोडोरस। हेलियोडोरस जब आए भारत में सुंगवंशी शासकों का भी शासन यहाँ पे चल रहा होगा, है ना। तो उस समय क्या किया इन्होंने, हेलियोडोरस ने आके एक फोर्ट बनाया जो भागवत धर्म का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। भागवत धर्म या फिर विष्णु भगवान को जो धर्म समर्पित है उससे संबंधित था। तो हेलियोडोरस स्तंभ, इसको स्थानीय लोग जो है वो खंभ बाबा के नाम से जानते हैं। आप जब विदिशा जाएंगे तो विदिशा में आप इसको देख पाएंगे, ये जो खंभा लगा इसको आप क्या कह देते हो? खंभ बाबा। संभवतः संपूर्ण विश्व में भागवत धर्म का पहला प्रमाण यही है, आपका हेलियोडोरस स्तंभ। फिर हम बात करते हैं मंदसौर की। तो मंदसौर, प्राचीन नाम इसका इंद्रगढ़, दसपुर और गयारसपुर है। ठीक है, प्राचीन नाम इसका क्या है? इंदौर, है ना, इंद्रगढ़, सॉरी, दसपुर और गयारसपुर है। ये सारे इसके क्या हो जाते हैं? प्राचीन नाम आते हैं। स्थिति क्या है? शिवना नदी के किनारे। देखिए, मंदसौर शहर जो है वो शिवना नदी के तट पर बसा हुआ, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो जो हमारे भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है वो भी कहाँ है? शिवना नदी के तट पर है। फिर दर्शनीय स्थल क्या आ जाता है? पशुपतिनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, हिंगलाजगढ़ मंदिर और ठाकुर चमन सिंह की गढ़ी। ये सारा का सारा आपका क्या आ जाता है? मंदिर आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपके यहाँ पे टेम्पल देखने को आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर मंदसौर की बोले तो यहाँ पे कुमार गुप्त का भी अभिलेख आपको देखने को मिलता है ना। कुमार गुप्त का अभिलेख है ना, आपने देखा था कि बहुत सारी चीजें उसमें थी कि भाई आपको जो सूर्य मंदिर के लिए दान देने के लिए वर्णन मिलता है, और भी चीजें आपने हिस्ट्री में पढ़ी थी, तो इसीलिए इसको हिस्टोरिकल प्लेस के रूप में मानते हैं। देखिए, यहाँ पे जो भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है, तो जो शिव जी के मंदिर में इनके 8 मुख है। अभी जो पटवारी का रिसेंटली पेपर चल रहा है, एमपीपीएससी वाले जो एमपी के जो पेपर हो रहे हैं, एमपी पटवारी के, उस पेपर में पूछा गया है कि मंदसौर में स्थापित भगवान पशुपतिनाथ के कितने मुख है, उनके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है ना। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पूछा गया है, तो 8 मुख यहाँ पे नजर आपको आ जाएंगे सीधा सीधा। ठीक है, ये बात भी आपको आई होप समझ में आ गई होगी क्या क्या चीजें यहाँ पे चल रही है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं क्या, मांडू। मांडू जो है वो आपके धार में अवस्थित है। मांडू धार में है, धारा नगरी जिसको बोला जाता था, है ना। तो यहाँ पे अवस्थित, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। इसके 2 उपनाम आते हैं, जिसको सादियाबाद बोलते हैं या फिर मांडवगढ़ कहते हैं, या सिटी ऑफ जॉय या फिर आनंद की नगरी के नाम से आप इसको जानते हैं। ठीक है, ये इसके उपनाम हो गए। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई आनंद की नगरी निम्नलिखित में से किसको कहते हैं, है ना। इसके दर्शनीय स्थलों की अगर हम बात करें तो दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? हुसैन शाह का मकबरा इसके दर्शनीय स्थलों में प्रमुख रूप से आता है। हुसैन शाह का मकबरा, जिसका निर्माण महमूद खिलजी के द्वारा कराया गया था। महमूद खिलजी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। विशेष सफेद संगमरमर से निर्मित ये प्रथम इमारत है। सफेद संगमरमर से निर्मित ये क्या है? प्रथम इमारत है। संभवतः इसको बोला जाता है कि भाई सफेद संगमरमर का अगर कहीं यूज किया गया है तो हुसैन शाह के मकबरे में किया गया है। फिर असरफी महल, जहाज महल आदि यहाँ पे ही व्याप्त है।
रानी रूपमती का महल यहाँ पे बाज बहादुर ने बनाया था। बाज बहादुर और रानी रूपमती की भी बहुत अच्छी कहानी है ना, उसको भी देखेंगे हम अभी। हिंडोला महल, बाज बहादुर महल, दाई का महल, हाथी महल, जाली महल, आलमगीर दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, जहांगीर दरवाजा, तारापुर दरवाजा, जामा मस्जिद, नीलकंठ महल आदि आदि जो है वो सारे के सारे आपके मांडू में है। ठीक है, हम बात करते हैं रानी रूपमती। ठीक है, देखो रानी रूपमती का जो महल था उसमें क्या किया गया कि रानी रूपमती ने पहले बोला कि भैया मेरे को मां नर्मदा की पूजा करनी है। रानी रूपमती और बाज बहादुर का प्रेम जग जाहिर है ना, इनकी प्रेम कथाओं के कारण इनको जाना जाता है ना। संगीत साधक भी बने थे बाज बहादुर बाद में, इन्होंने रानी दुर्गावती से भी लड़ाई लड़ी थी। बहुत सारे इवेंट इनके लाइफ के आते हैं। देखिए रानी दुर्गावती जो रानी रूपमती थी, उन्होंने कहा कि मुझे मां नर्मदा की पूजा करनी, तो मां नर्मदा की पूजा करनी तो भैया आप क्या करिए, मुझे या तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं प्रोवाइड किए कि मैं हर दिन जाके मां नर्मदा के पास पूजा उपासना कर सकूं, या फिर कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन ही बना देता हूं। बोले, उन्होंने सोचा कि यार बार बार रानी रूपमती को क्या नर्मदा तट तक जाना पड़ रहा था, और उस समय इतनी फैसिलिटीज तो थी नहीं, या हाथी घोड़े से भी गए, किसी से भी गए तो भी टाइम लगता था, डेली डेली का टाइम उनका खराब होता था। तो भैया पति क्या करेगा, अपनी वाइफ का टाइम इतना क्यों खराब करे। तो ये सोच के उन्होंने एक महल बनवा दिया जहां से सीधे सीधे क्या हो जाए, मां नर्मदा के दर्शन हो जाए, ऐसी किंवदंती ऐसा बोला जाता है। इसलिए उसका कंस्ट्रक्शन कराया गया, इसको बोला गया रानी रूपमती का महल, जहां से संध्या काल क्या कर सके, रानी रूपमती अपने ऊपर टॉप फ्लोर में जाए और वहां से देखे मां नर्मदा को और उनकी उपासना कर ले। इसलिए रानी रूपमती का महल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कराया गया था बाज बहादुर के द्वारा। ठीक है, कुछ साइड से यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा है पूरा मांडू का व्यू ऐसे दिखता है आपको। ठीक है, ये टॉप व्यू है ना, एरियल व्यू, इसमें जिसमें ये रानी रूपमती का महल, और ये आपको जो मिलता है, ये क्या मिल रहा है आपको, आपका जो जहाज महल, हिंडोला महल वगैरह जो है वो सारा कुछ आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है ना। हिंडोला महल, हिंडोला महल को पता है कि हिंडोला महल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंक्लाइंड बना हुआ है। ठीक है, ये कैसा बना है, इंक्लाइंड, थोड़ा सा झुका हुआ महल, झुके हुए होने के कारण इसको आप हिंडोला महल भी बोल देते हो। ठीक है, स्विंग प्लेस भी है, मतलब ऐसा लगता है कि भाई ये स्विंग कर रहा है। ठीक है, हिंडोला हिलता जुलता, क्योंकि देखिए टेढ़ा है तो आपको देख के नहीं लग रहा कि सीधा हो गया, टेढ़ा हो गया है, वो थोड़ा सा कुछ डिग्रीज में झुका हुआ है। ठीक है, इसके अंदर की गेट्स ऐसे लगते हैं, आपको कुछ चीजें आपको देखने को यहाँ मिल जाएगी। फिर बुरहानपुर, अब आ जाते हैं नेक्स्ट आपका बुरहानपुर में। तो बुरहानपुर में आपको कुछ साइड्स देखनी है, उनको कवर करते हैं। बुरहानपुर में ताप्ती नदी के तट पे किनारे स्थित है, जहां विशेष रूप से देखेंगे कि आसिरगढ़ के किले आपको दक्षिण में मिल जाएंगे। आसिरगढ़ के किले, जिसको दक्षिण का प्रवेश द्वार बोला जाता था। देखिए बुरहानपुर जो है वो सिचुएटेड कहां पे है, ये जो आपका एमपी है, इसमें यहाँ पे आपका बुरहानपुर पास है। देखिए बाकी की जगह पे क्या है कि भाई आपकी पहाड़ियां व्याप्त है। ये आपका क्या हो गया, विंध्यन रेंज, और ये आपकी सतपुड़ा रेंज। तो इन दोनों रेंजों के होने के कारण बीच में एक पास मिलता है, और इसी पास से क्या होते थे, जो हमारे ट्रेवलर्स होते थे एंशियंट टाइम में यहाँ से ट्रेवल करते थे, मिडाइवल पीरियड में भी, है ना, जब तक कि प्रॉपर व्यवस्था ही नहीं हुई संचार की। तो इसीलिए इस किले के पास से होकर गुजरना पड़ता था। तो आपने क्या कह दिया इसको, दक्षिण का प्रवेश द्वार, है ना, या फिर दक्षिण की चाबी। अगर किसी भी व्यक्ति को जाना है दक्षिण में, विजय हासिल करनी है, तो उसको क्या होता था, बुरहानपुर के पास से ही जाना होता था, यहां से गुजरना होता था, है ना। अब हम बात करेंगे प्रमुख स्थानों की। तो खूनी भंडारा, आसिरगढ़ का किला, अकबर सराय और मुमताज की कब्र, शहनवाज खां का मकबरा, ये सारा का सारा आपका यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। फिर नेक्स्ट आता है ग्वालियर फोर्ट, है ना, ग्वालियर। तो ग्वालियर किस लिए प्रसिद्ध है, तो राजा सूरत सेन के द्वारा यहाँ पे ग्वालियर का किला बनाया गया था 525 ईस्वी में, जहां पे आप देखेंगे कि ग्वालियर ऋषि की तपोभूमि भी जो है वो ग्वालियर है। प्राचीन नाम जहां पे ये सारा कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ, आपका ग्वालियर बसा हुआ है, वो गोपांचल पर्वत है या गोपादारी है। ठीक है, इसको गोप राष्ट्र भी कहते थे। इसके बाद अन्य स्थान अगर हम देख लें, इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है, तो मान मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर, जिसको क्या किया आप लोगों ने, आप भ्रंशित करके बता दिया भैया सास और बहू का मंदिर। सहस्त्रबाहु मंदिर को क्या कर दिया, सास बहू का मंदिर आपने बता दिया। चतुर्भुज मंदिर, तेली का मंदिर, जो द्रविड़ शैली में निर्मित एक मंदिर है, इसको आपने कह दिया क्या भैया, तेली का मंदिर। विष्णु मंदिर आदि प्रमुख मंदिर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा है उसको बोला जाता है बंदी छोड़ गुरुद्वारा। बंदी छोड़ गुरुद्वारा वो भी इसी में है। ठीक है, जो सिखों के एक प्रमुख गुरु थे वो भी यहाँ पे कुछ समय में रहे हैं, है ना। ग्वालियर किले के अंदर जो 5 दरवाजे, उनको पढ़ लेना है आपको प्रॉपर तरीके से, क्या क्या। तो हाथीपुल दरवाजा, बादलगढ़ दरवाजा, हिंडोला दरवाजा,
भरतरी का दरवाजा और आलमगीर का दरवाजा। ये सारे के सारे क्या है, दरवाजे इसमें है ना। सारे गेट्स के नाम लगे कि भाई हाथीपुल दरवाजा से एंटर कर रहे हैं, है ना, महाराज आ रहे हैं भैया बादलगढ़ दरवाजे से एंटर कर रहे हैं, हिंडोला दरवाजे से एंटर कर रहे हैं, महाराज भरतरी दरवाजे से कर रहे हैं, या फिर आलमगीर के दरवाजे से। तो ये सारी चीजें उस समय पढ़ने लायक थी, ठीक है। तो ये सारी बातें थी वहां पे आपके मेनली ग्वालियर फोर्ट को लेके। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐतिहासिक स्थल को आप देख रहे हो। फिर चंदेरी इसमें आता है, जिसमें एक चंदेरी का भी आपको देखने को मिलता है स्कल्पचर। क्या क्या है यहाँ पे, बेतवा नदी के तट पे आपका चंदेरी बसा हुआ है। इसका प्राचीन नाम क्या था, चंदगिरी, ठीक है। इसे बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारी बावड़ी थी, ठीक है। यहाँ पे हवा महल, देवगढ़ का किला जिसको क्या बोलते हैं, बेतवा का आइलैंड भी कहते हैं, है ना, नौखंडा महल, जौहर कुंड जहां पे जौहर का भी प्रमाण आपको देखने को मिला था। और बाकी वो स्त्री का लाना वाला काम तो पता ही है आपको, और स्त्री वाली जो कॉमेडी थी वो आपको यहाँ पे दिखती है ना, चंदेरी से रिलेट करता है। जागेश्वरी देवी का मेला लगता है चंदेरी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब आगे। नेक्स्ट ओरछा। ओरछा जो है इसको लैंडस्केप सूची में भी शामिल किया गया है, आपको पता है ओरछा को, है ना, यूनेस्को की लैंडस्केप सूची में शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। यहाँ पे निवाड़ी जिले के बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है निवाड़ी जिले में। आपको पता है जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, एमपी ज्योग्राफी जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो बेतवा रिवर है उसके आसपास बहुत सारे आपके पुरातात्विक स्थल हैं, जैसे भोजपुर बसता है ना। उसके बाद अब आगे बढ़ोगे तो सांची भी इसके आसपास से होकर गुजरता है, फिर ओरछा भी गुजरता है, चंदेरी भी आता है। तो ये सारे प्लेसेस जो है इससे कोरिलेट रखते हैं, है ना। जहां पे आपको देखना है कि प्रमुख दर्शनीय स्थल, पहले तो ओरछा की स्थापना किसने की थी, बुंदेला शासक जो थे आपके रुद्र प्रताप बुंदेला, उनके द्वारा की स्थापना की गई थी। प्रमुख दर्शनीय स्थल जहांगीर महल, राजमहल, राम राजा मंदिर, जहां पे भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। भगवान जो राम है इनको राजा के रूप में पूजा जाता है। अच्छा अभी भी है, वेरी गुड, ठीक है। राजा को राम के रूप में पूजा जाता था। फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग मंदिर, है ना, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि भाई ओरछा क्यों फेमस है। तो ओरछा अपने किलों के लिए फेमस है और बुंदेला शासकों की ऐतिहासिक भूमि रही है। इसको यूनेस्को ने अपनी लैंडस्केप सूची में क्या है, शामिल किया है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। भगवान राम को राजा के रूप में यहाँ पूजा जाता है ना। ओरछा में छतरियां बनी हुई हैं आपके शासकों की। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख महलों की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख महल कौन कौन से। तो जहां पे सबसे पहले गुजरी महल ग्वालियर में है। देखिए राजा मान सिंह तोमर जो थे, है ना, इनकी प्रियसी थी मृगनयनी, या गुजरी उनको बोला जाता था प्रेम से। इनके लिए उन्होंने क्या किया, इस महल का निर्माण कराया था, इसको गुजरी महल कहते हैं। फिर दूसरा आपका मोती महल जो कि ग्वालियर में, याद रखिएगा मोती महल आपको मंडला में भी देखने को मिलेगा एक, है ना। मोती महल मंडला वाला भी है और एक ये भी है, ठीक है, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। मोती महल जो ग्वालियर में है, जीवाजी राव का सुंदर महल था, है ना, बहुत ज्यादा सुंदर महल। और मध्य प्रदेश का ये क्या है, एजी ऑफिस भी है, जो आपके अकाउंटेंट जनरल जो है ना, इनका ऑफिस जो है अभी वर्तमान में इसी में ही लगता है, ठीक है, ठीक है, वेल एंड गुड। नेक्स्ट जय विलास महल ग्वालियर में है। जय विलास महल जीवाजी राव सिंधिया का निवास स्थल है और इसका जो एक साइड है उसको क्या बना दिया गया है, संग्रहालय बना दिया गया है ना। ये क्या है, इतालवी शैली से बना हुआ है। आपको पता है कि इतालवी शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। फिर मोती महल मंडला में है, इसका निर्माण गौंड शासक हृदय शाह के द्वारा कराया गया है। फिर बघेलिन महल की हम बात करें तो बघेलिन महल भी आपको मंडला में देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए गुजरी महल ग्वालियर में, मोती महल ग्वालियर और मोती महल मंडला में भी, जहां पे एक शासक जो आपके हृदय शाह है उन्होंने मंडला में स्थापित किए गोंड शासक, और जीवाजी राव का जो सुंदर महल था वो कहां पे है, मोती महल ग्वालियर में। जयविलास पैलेस जो कि सिंधियाओं का निवास स्थल है वो भी ग्वालियर में है। सिंधिया जो है आपके जीवाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वर्तमान में, है ना, ये सब क्या है इसी में रहते हैं। फिर मदन महल, मदन महल ये जबलपुर में, आपको पता है यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी बनाया गया, उसका नाम क्या रखा गया है, मदन महल, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश का क्या है, पिंक स्टेशन है। वहां पे सारी महिलाओं द्वारा ही क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है उसको। गोंड राजा मदन शाह ने 12वीं शताब्दी ईसा में इसका निर्माण कराया था। खरबूजा महल जो है वो धार में है और धार के किले में ये निर्मित है, धार का जो किला है उसमें ही इसको बनाया गया। राजा रोहित का महल रायसेन में है, जो रायसेन दुर्ग में स्थित है, और राजा राज बसंती द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। राजा राज बसंती है, उन्होंने राजा रोहित का महल बनाया है और वो कहां पे है, रायसेन में है।
है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम बादल महल की। तो बादल महल कहाँ पे आपका, रायसेन में है। रायसेन दुर्ग के जो राजा थे, राजा राज बसंती, उन्होंने 16वीं शताब्दी में इसको बनाया था। ठीक है, राजा राज बसंती ने क्या बनाया है, राजा रोहित का महल। बादल महल उसी प्रांगण में है ना। इत्रदार महल, ये भी क्या है, रायसेन दुर्ग में बना हुआ है। इत्रदार महल भी कहां पे है, आपके रायसेन फोर्ट में बना हुआ है। फिर अगला आ जाता है आपका हवा महल, मुंगावली अशोकनगर। आपको पता है अशोकनगर में एक हवा महल है, ठीक है, और ये चंदेरी के किले में स्थित है। प्रतिहार राजा जो है कीर्तिपाल तृतीय, इनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। नौखंडा महल अशोकनगर में है। देखिए दो चीजें आती है, नौखंडा और एक सतखंडा। तो नौखंडा महल अशोकनगर चंदेरी के पास है, ठीक है। राजा कीर्तिपाल द्वारा इसका निर्माण कराया गया है, 9 खंडों का। ठीक है, फिर जहांगीर महल जो है वो ओरछा में है। आपको पता है कि वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, जहांगीर महल का, है ना। जहांगीर ने नहीं कराया ओरछा में, वीर सिंह बुंदेला ने यहाँ पे जहांगीर के लिए कराया था, याद रखिएगा। आपको पता है कि एक पूरी स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूं छोटी सी। जहांगीर जो थे और वीर सिंह बुंदेला, ये दोनों मित्र हुआ करते थे, है ना। कैसे मित्र हुआ करते थे भैया, कि जहांगीर ने जब विद्रोह किया, है ना, अपने पिता के अगेंस्ट, तो इन्होंने जब विद्रोह किया अकबर के अगेंस्ट, तो जहांगीर का वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया, सपोर्ट किया। और वीर सिंह चंदेरी के किले में ही, हाँ ये सब चंदेरी के किले में ही है ना। ये ओरछा वाला अलग है, ठीक है। तो जो वीर सिंह बुंदेला थे और जहांगीर, इनकी जो स्टोरी थी वो कैसे आपको समझ में आती है, कि भैया इनके दोस्त थे जहांगीर के वीर सिंह बुंदेला। इनने बोला कि भाई अब्दुल फजल वहां से गुजर रहे हैं, उनको मार दो। तो अब्दुल फजल को 1602 में निपटा दिया उन्होंने, है ना, उनको निपटा दिया। इसके साथ ही साथ इनकी शासन सत्ता पाने में और अपने पिता के अगेंस्ट जो इन्होंने विद्रोह किया था उसमें इन्होंने बहुत साथ दिया। जब अकबर के जाने के बाद जैसे ही शासक बनते हैं जहांगीर, तो इन्होंने फिर वापस से वीर सिंह जो बुंदेला थे, इनको अपनी मित्रता का क्या दिया, उपहार दिया। जैसे कि क्या है, आपके यहाँ पे जो टेक्निकल सर है बैठे हुए हैं, 12 बजे रात को भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं ना, आपको टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं बिना कुछ खाए पिए, है ना। तो क्या हो रहा है कि भाई वीर सिंह बुंदेला ने यहाँ पे क्या काम किया था, कि प्रॉपर तरीके से मदद की अपने दोस्त की जहांगीर की। तो उन्होंने रिबर्ट में क्या किया, बहुत सारा धन धान्य इनको दे दिया, धन धान्य दिया, और कर मुक्त आपको क्या किया, कि बोले आप शासन करिए पूरा ओरछा और बुंदेलखंड में, है ना। ऐसे करके मित्रता निभाई। और जब मित्रता निभाई थी, तो इस मित्रता के आधार पर इनको हमेशा, जब तक के शासक रहे तब तक की सारी चीजें बहुत आसानी से चलती रही थी। इनके बाद जब जुझार सिंह आते हैं, जुझार सिंह और शाहजहां के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, और जो इनका खोया हुआ सोना, या जो सोना जहांगीर ने दिया था उसको वापस मांगने लगते हैं शाहजहां। इनको लेके कॉन्फ्लिक्ट होता है, बाद में जुझार सिंह और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, शाहजहां को पूरा सोना मिल जाता है। वो हिस्ट्री में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। अब उसके बाद आता है राम राजा मंदिर, ये ओरछा में है, बेतवा नदी के तट पे, और इसको बनाया था राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा निर्मित। इसी में भगवान राम को क्या होता है, राजा की तरह पूजा जाता है। मतलब भगवान जो राम है वो क्या है, राजा है, और प्रजापालक के रूप में ओरछा की जो प्रजा है उसका ध्यान रख रहे हैं। इसके बाद दाई का महल, दाई का महल मांडू में है। महत्वपूर्ण कलाकृतियां और चर्चित स्थल यहाँ पे मिल जाते हैं आपको दाई का महल में, है ना। और मकबरा जो यहाँ पे जो है वो अकबर से संबंधित है। नेक्स्ट आपके असरफी महल, ये भी मांडू में है, अभी हमने पढ़ा था, है ना। कटोरी की भांति बना हुआ महल है ये असरफी महल, है ना। अफगानों की कला का भव्य नमूना मिलता है, मतलब अफगान कला का इसमें भव्य नमूना आपको यहाँ पे दिखता है। नेक्स्ट रानी रूपमती का महल, रानी रूपमती का महल जो है वो मांडू में है। आपने देखा था रानी ने जो इस महल को कैसे बनाया गया था, कि भाई बाज बहादुर को बोला बार बार पूजा करने में दिक्कत हो रही साहब, या तो तुम परमानेंट ऑप्शन देख लो, अपन वहीं रहते हैं चल के, है ना, या तो मेरी कोई व्यवस्था करो मेरे को। लेकिन संध्या काल में क्या है, माँ नर्मदा की तो पूजा करनी, तो माँ नर्मदा की पूजा करना है, और अपने पति को भी दूर नहीं रखना है, मतलब पति को दूर नहीं रहना है रानी से। तो क्यों ना इसका ऑप्शन निकालते हैं, रानी रूपमती का एक महल बनाते हैं अलग से, जहां पे माँ रेवा को क्या कर सके, वो सदस्य देख सके, और शाम को संध्या काल में अपनी जो पूजा अर्चना उसको पूरी कर सके। ठीक है, इतना काम इनके द्वारा किया जाता था। अब राजा अमन का महल, राजा अमन महल की बात करें अगर, तो अजयगढ़ पन्ना में है राजा अमन का महल। इसको राजा अजयपाल के द्वारा क्या किया गया था, निर्मित कराया गया था, राजा अजयपाल ने इसे बनाया है। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग और किले, है ना। मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग और किले में हम बात करेंगे कौन कौन से। तो पहला आपका जो आता है वो आता है ग्वालियर का दुर्ग, आप इसको पढ़ चुके हो, 525 ईस्वी में, है ना, इसको बनाया गया था। 5 इसके प्रमुख दरवाजे आपको यहाँ पे नजर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका धार का किला, धार का किला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के द्वारा क्या हुआ था, इसको बनाया गया था 1344 के समथिंग, है ना।
इस किले में खरबूजा महल है, बहुत इंपॉर्टेंट। और अब्दुल शाह चंगल की जो समाधि देखी थी ना आपने, जो मकबरा, वो मकबरा भी इसी किले में आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कहाँ का है आपका, धार का किला। फिर आसिरगढ़ का किला बुरहानपुर में, आसा नामक जो अहीर राजा थे, इनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया 10वीं शताब्दी में, और आसा देवी की प्रतिमा इस मंदिर में लगाई गई है। ये जो है आपका आसिरगढ़ का किला है, ठीक है। नेक्स्ट चंदेरी का किला, मुंगावली चंदेरी। तो आपको पता है कि कीर्तिपाल ने बनाया था, प्रतिहार शासक थे। कब बनाया था? तो भाई 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया। इसी के अंतर्गत क्या आता है आपका, जौहर कुंड आता है ना, हवा महल आता है, नौखंडा महल आता है ना। और जो आपका सतखंडा महल वो कहाँ आएगा, दतिया में। याद रखिए, नौखंडा महल चंदेरी, सतखंडा महल दतिया, है ना। खूनी दरवाजा भी आपके यहाँ पे आ जाता है चंदेरी महल में। फिर आपके गिन्नौरगढ़ का किला रायसेन में। देखिए गिन्नौरगढ़ का जो किला है ये रायसेन में है, इसको याद रखिएगा, रायसेन में ये किला है। और ये तोतों के लिए फेमस, ये दिख रहा है आपको गिन्नौरगढ़ का किला, यहाँ पे ना तोते बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। पैरट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, तोतों के लिए। 13वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था, इसको बनाया था महाराज उदय वर्मा ने, उदय वर्मा के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट कराया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं रायसेन का किला, राजा राज बसंती के द्वारा बनवाया गया था, आपने देखा था, है ना। इसी में क्या आ जाता है, बादल महल, राजा रोहित का महल, इत्रदार महल, सारे के सारे आपके इसी रायसेन के फोर्ट में क्या है, उपस्थित है। इसके बाद 16वीं शताब्दी में इसका कंस्ट्रक्शन कराया गया था। इसके अंतर्गत एक दरगाह भी बनाई गई है रायसेन में, है ना। बघेलखंड का किला उमरिया। देखिए बघेलखंड का किला जो है वो बघेली राजा व्याघ्रदेव के द्वारा निर्मित कराया गया था 14वीं शताब्दी में। बघेलखंड में राजा विक्रमादित्य ने इसे अपनी राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित कर दी। यहां से उन्होंने अपनी राजधानी क्या की थी, रीवा स्थानांतरित कर दी थी, है ना। तो ये इतनी चीजें इसमें नजर आपको आती है महलों को लेके, फोर्ट को लेके। फिर अजयगढ़ का किला जो है पन्ना में, अजयगढ़ में फोल है वो किसने बनाया था, राजा अजयपाल ने। कहां पे, राजा अमन का महल भी इसमें देखने के लिए आपको मिल जाता है। 18वीं शताब्दी में इसका कंस्ट्रक्शन कराया गया था। अजयगढ़ का किला पन्ना राजा अजयपाल द्वारा बनवाया गया 18वीं शताब्दी में। राजा अमन जो थे उनका महल यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ओरछा के किले की। तो ओरछा का जो किला है वो किसने बनाया है, राजा वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा के किले को बनाया था। चतुर्भुज मंदिर यहाँ पर है, राम मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहांगीर महल, ये सारे के सारे जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं, आपके ओरछा फोर्ट के अंतर्गत, ओरछा के किले के अंतर्गत। नेक्स्ट मंडला का किला, जो गोंड राजा नरेश चंद्र है, नरेश शाह, ठीक है, इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है मंडला का किला, ठीक है। इस किले में राजा राजराजेश्वर की स्थापना की गई है। निजाम शाह ने इसमें मंदिर जो बनवाया था वो राजराजेश्वर की स्थापना यहाँ पे करवा दी थी राजा निजाम शाह के द्वारा। फिर मंदसौर का किला अलाउद्दीन खिलजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार आप लगा सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था 14वीं शताब्दी में। तापेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, तापेश्वर महादेव मंदिर भी इसमें इसके अंतर्गत आता है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा जो है, सॉरी ये मंडला का फोर्ट है ना, ये मंडला फोर्ट बनाया गया है। और ये पहला वाला जो फोर्ट था ये ओरछा वाला फोर्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, नरवर के किले की, है ना। मंदसौर फोर्ट की आपने शायद मैंने फोटो उसमें इंसर्ट नहीं करी थी, बाकी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट आपके नरवर का किला जो है राजा नल के द्वारा, आपने एक कथा सुनी होगी नल और दमयंती की कथा, वो यहां से संबंधित है। राजा नल के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन कराया गया 14वीं शताब्दी में, है ना। ये जो है आपका, ये वाला जो है ये नरवर का फोर्ट है ना। फिर नरसिंहगढ़ का किला, नरसिंहगढ़ जो कि किस में आता है, आपके राजगढ़ जिले में आता है। इसको क्या बोलते हैं आप, कश्मीर है मालवा या मालवाई कश्मीर। यहाँ पे एक जो नरसिंहगढ़ की झील है, चिड़िको झील, उसको आप प्रमुख रूप से यहाँ पे उस नाम से जानते हैं। तो इतनी चीजें आपको आई होप समझ में आ गई है मंदिर किलो को लेके, फोर्ट को, है ना। ये मंदसौर फोर्ट है भैया तुम्हारा, मंदसौर फोर्ट ऐसे दिखता है और नरवर का किला ऐसे दिखता है। उसके बाद पूरनमल का किला, पूरनमल का किला जो है राजा राज बसंती ने बनाया था। देखो ये जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल लेके भी। इसको क्या बोला जाता है, शेर शाह पर कलंक बोला जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया था राजा पूरनमल, है ना, शेरशाह जो सूरी थे उसको जीत नहीं पाए थे। राजा ने क्या किया कि भैया इनको बोला आप वापस आ जाओ धोखे से, है ना, धोखे से वापस बाहर बुलाया और बाहर बुला के इनको मार दिया था, है ना, जब युद्ध में नहीं जीत पा रहे थे। तो उन्होंने बाकी जीवन में सब कुछ अच्छा किया, लेकिन ये काम क्या किया, किसी पे पीठ पे छुरा घोपा, तो छुरा घोपने के कारण इनको क्या बोल दिया गया कि ये इनके ऊपर कलंक है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। 2 लोगों का नाम इसमें आता है, जो बीर भानु, ठीक है, बीर भानु है, उनका नाम आता है। उन्होंने क्या किया था, सहायता की थी हुमायूं की, और उसी सहायता के चक्कर में ये कालिंजर घूम रहे थे। और कालिंजर और रायसेन ये सारा रीजन, वहां पे बहुत बड़ी स्टोरी एक बनती है आपकी, है ना, उसको हम देख लेंगे उस हिस्टोरिकल पार्ट में, अभी टाइम हो जाएगा आपका,
बस इतना याद रखिए कि पूरनमल का जो किला है राजा राजबसंती द्वारा बनाया गया था और शेरशाह इसको नहीं जीत पाए थे। फिर दतिया का किला जो है बुंदेला शासक वीर सिंह देव के द्वारा निर्मित कराया था। इसी में इनके भाई जो थे भवानी सिंह, इन्होंने क्या लिखा था, जस्टिस इज द गेम ऑफ क्राउन, मतलब मुकुट न्याय का देवता है, ये चीजें इन्होंने कह दिए थे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जो गेट है उसी में लिखा हुआ है, जो किला का कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके किले में ही गेट में ही लिखा गया है। फिर कन्हारगढ़ का किला है दतिया में, जो कन्हारगढ़ का किला है दतिया में सिंधु नदी के तट पर ये अवस्थित है ना। कुशलगढ़ का किला ये महू इंदौर में है, आपके कुशलगढ़ का किला महू इंदौर में बना हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं रानी कमलापति का महल, जो कहाँ पे आपको आता है, भोपाल में आता है। देखिए गिन्नौरगढ़ का किला जो तोतों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, वो भी इनसे संबंधित था, गोंड राजाओं के आधिपत्य में रहा और भोपाल पर भी इनका शासन था। तो भोपाल में जो महल ये बनाया गया है, भोपाल में महल, वो रानी कमलापति महल कहाँ पे, भोपाल में कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें। चंदेरी का किला अब तो मिट गया, नहीं नहीं अभी है, थोड़ा बहुत है भाई, कंस्ट्रक्शन बचा हुआ है ना। फिर भोपाल में गोंड राजा निजाम शाह ने अपनी पत्नी रानी कमलापति के नाम पे तालाब के तट में बहुत ही सुंदर एक महल बनाया था। 1702 में इसका काम पूरा हो गया था, जिसे आज रानी कमलापति महल के नाम से जानते हैं। आज भी ये महल उनकी वीरता और साहस और आत्मसम्मान की आपको याद दिलाता है। भारतीय पुरातात्विक विभाग ने 1989 से इस महल को अपने संरक्षण में लिया है, जिसमें आज भी एक छोटी सी चित्र प्रदर्शनी लगती है। बहुत सारे इवेंट अभी भी होते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा अब तो मिट गया है। अच्छा दतिया के किलो में, हाँ दतिया के किलो में तो मिट गया है अब ना। अच्छा आप दतिया से ही हैं। हम्म, जस्टिस इज द गेम ऑफ क्राउन, या वो मिट गया है, कोई बात नहीं, कभी लिखा होगा उन्होंने बेचारे ने, टाइम भी होता है ना। नेक्स्ट, अब मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों में आते हैं। देखिए आपने अभी तक क्या किया, ऐतिहासिक स्थल देख लिए, दुर्ग देख लिए, महल देख लिए, है ना, और जो सिटीज थी आपकी मोस्ट प्रोमिनेंट साइट्स उनको देख लिया आपने। अब यहाँ देखते हैं कुछ मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल। सबसे पहले आता है आपके क्या, उज्जैन। उज्जैन को आप क्या कहते हैं, 84 महादेव। याद रखना उज्जैन में अगर हम बात करें, मालवा रीजन में बहुत कहावत प्रचलित है ना, कि अगर मालवा रीजन में ये बोला जाता है कि अगर किसी ने उज्जैन गए और वहां पे तीर्थ कर लिया है, इसका मतलब 7 समुद्र 84 सागर, और ऐसा पूरा कथानक वर्णित है। क्वेश्चन भी पूछा गया है एमपीएससी में प्रीवियस ईयर्स में, वो इसी प्लेस के लिए बोला गया कि आपको इतने जगह का पुण्य एक साथ मिल जाता है उज्जैन में तीर्थ करने से। ठीक है, हर साल हर वर्ष क्या होता है, हर 12 वर्षों में यहाँ पे कुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, दक्षिण मुखी एकमात्र जो मंदिर है, शिवलिंग है ना, वो यहाँ पे है, भगवान महाकाल की धरती है ना। जय महाकाल, बढ़िया से इसको बोल के पढ़ते रहना आप लोग मस्त। सिंहस्थ कुंभ का आयोजन 12 वर्षों में लगता है। 2016 में आखिरी कुंभ लगा था। अब जो कुंभ होगा जिसमें आप सभी अपने पाप इकट्ठे करके रख रहे हैं, वो कब होगा, 2028 में। ठीक है, आने वाला जो कुंभ होगा वो 2028 में होगा। तो भैया पाप की जो गठरी है वो आप 28 तक के लिए अभी है ना, 3-4 साल और जितने पाप करना है आपको वो सब करके रखो, इकट्ठा जाके कुंभ में क्या कर लेना, फिर सिराय आना। ठीक है, या खुद सिर जाना। तो उज्जैन को मंदिरों और मेलों का शहर भी कहा जाता है। देखिए उज्जैन में बहुत सारे मंदिर हैं और मेले कभी भी आयोजित होते रहते हैं, तो मेलों और मंदिर दोनों का शहर ये उज्जैन है आपका। प्रमुख स्थल हरसिद्धि देवी का मंदिर है, मंगलनाथ का मंदिर है, या पृथ्वी का नाभि स्थल भी इसको कहते हैं। पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी इसको कहा जाता है, मंगलनाथ स्थल, है ना। जो आपका मंगलनाथ मंदिर है इसको पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें काल भैरव की। काल भैरव मंदिर कहां पे है, तो कालियादेह महल में है। काल भैरव मंदिर आपको मिलता है, कालियादेह महल भी आपको देखने को मिलता है, दोनों चीजें। काल भैरव मंदिर कौन सा है, वही वाला है जिसमें क्या है आपको सोमरस मिल जाता है काल भैरव मंदिर में। काल भैरव मंदिर के बारे में आपको पता होगा कि यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि भगवान जो भैरवनाथ है ना, इनको हम कितनी भी मदिरा वहां पे पान कराएं, वो कहाँ जाती है आज तक पता नहीं चला, ऐसा कहा जाता है। उसमें लिकर भगवान को चढ़ाई जाती है। उसके आसपास बढ़िया से दारू की दुकानें हैं प्रॉपर तरीके से, है ना। जिनको सोमरस लेने की मतलब इच्छा होती है, जिनकी है मंशा, तो वहां जाके बढ़िया से इसका सोमरस का पान कर सकते हैं ना। तो ये सारी चीजें चलते रहती है। फिर कालियादेह महल, कालियादेह जो महल है वो भी कहाँ पे आता है, आपके उज्जैन में ही। आपको पता है अभी एक मूवी आई है थाई मसाज, उस थाई मसाज में उज्जैन के बारे में वर्णन मिलता है, पूरे उज्जैन के बारे में डिस्क्रिप्शन उसमें दिया है, नेटफ्लिक्स में है वो। तो
तो आप देखना कि कालियादेव महल के बारे में बताया गया उसमें, छोटा सा आप जैसे ही जाते हैं वहां पे, ठीक है। हाँ, भोले बाबा मदिरापान करते हैं, बिल्कुल, भूमि भस्म रमाते हैं, मदिरापान सब कुछ करते हैं भोले बाबा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं नासिर शाह द्वारा जो कालियादेव महल बनाया गया था, कालियादेव पैलेस इसको बोलते हैं। जो जनार्दन राम लक्ष्मण मंदिर, सांदीपनी आश्रम, जहां से क्या हुआ है, भगवान कृष्ण ने शिक्षा दीक्षा ली है, शिक्षा प्राप्त की, सांदीपनी आश्रम। भर्तरी की गुफाएं, आप तो भर्तरी को अब रट गए होंगे, भगवान भर्तरी की गुफाएं। उसके अलावा डोंगवाला बैतशाला, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे अवस्थित है। और जंतर मंतर भी आपके उज्जैन में है, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। तो जय महाकाल बोल के उज्जैन में जितने स्थल है उनको आपको कवर कर लेना है, सारे के सारे, ठीक है। आई होप सारे के सारे आपके स्थल जो है वो कवर हो गए होंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि करंट में महाकाल लोक बहुत ज्यादा फेमस है। इससे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं इस बार के एमपीपीएससी में। करंट का अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बिल्कुल उठाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि नागेंद्र हाराय, त्रिलोचनाय, भस्मांगराय, है ना, महेश्वराय, नित्याय, शुद्धाय, दिव्यांगराय, तस्मे न कराय, नमः शिवाय। ये मंत्र है, इसको आप पढ़ते रहना, बढ़िया से पीएससी निकल जाएगा, है ना। बार बार इसका जप करो 108 बार। बागेश्वर धाम महाराज के साथ भी जप करना, आप उनके भी जो मंत्र है उनका भी उपयोग करो, इनका भी उपयोग करो, ठीक है। बाकी जितने पंडित जी हैं सबके उपयोग करते रहिए, पेपर जरूर निकलेगा, है ना। तो देखिए अलौकिकता को पूर्ण करने के लिए उज्जैन में एक नया प्रोग्राम फिट किया गया जिसको बोला गया उज्जैन का श्री महाकाल लोक, है ना। भगवान शिव के 190 रूपों का चित्रण इसमें किया गया, याद रखिएगा, भगवान के 190 रूपों का यहाँ पे चित्रण किया गया महाकाल लोक में। और 26 फीट ऊंची नदी बनाई, मतलब नंदी बनाए गए, ठीक है। 26 फीट ऊंचे क्या है, नंदी द्वार बनाए गए, मुख्य आकर्षण का केंद्र है ये, ठीक है। उसके अलावा भगवान शिव, देवी सती और दूसरे धार्मिक किस्सों की 200 मूर्तियों को यहाँ पे सिचुएटेड किया गया है, 200 मूर्तियां यहाँ पे बनाई गई है। महाकाल लोक में भक्तों को शिव के 8 रूप, शिव भगवान के 8 रूप जो है उनके दर्शन करा रहे हैं, शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। ये सारे भगवान शिव के नाम है, इन्हीं के नाम पे क्या किए गए हैं, 8 रूपों को दर्शाया गया है मूर्ति के रूप में, ठीक है। फिर ये महाकाल लोक बन के तैयार भी हो गया है। इस परिसर में पौराणिक कथाओं पर आधारित, है ना, आधार पर इसको विकसित किया गया। जैसी पौराणिक कथाएं थी उनके आधार पर इसको डेवलप किया गया होगा। जो लोग गए होंगे, हमें तो अभी अवसर नहीं मिल पाया है, लेकिन जिनको मिला होगा अवसर तो उन्होंने देखा होगा कि ये किस तरह से डेवलप पूरा पूरा हो चुका है, है ना। इसका उद्घाटन आपके माननीय मोदी जी ने कर भी दिया है। महाकाल लोक जो तीर्थयात्री हैं इनकी धार्मिक भावना और पर्यटन को अनुभव को बेहतर बनाएगा, इस बारे में भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रांगण के मध्य में भोजनालय, जन सुविधा, खरीदारी जैसी सारी व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है ना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर ये कहां आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओंकारेश्वर खंडवा में है कि खरगोन में, कई लोगों को डाउट होता है। तो ओंकारेश्वर जो है वो आपके खंडवा में है, ये दिया गया है, नर्मदा नदी के तट में। अब देखिए मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग देखने को मिलते हैं। एक ज्योतिर्लिंग आपने देख लिया, जो आपने देखा भगवान महाकाल को। दूसरे ज्योतिर्लिंग जो होते हैं वो आपको कहां पे मिलते हैं, आपके ओंकारेश्वर में, ठीक है। इनका प्राचीन नाम क्या था, मानधाता, मानधाता इनका प्राचीन नाम है ना। सिद्धनाथ मंदिर, शंकराचार्य की गुफाएं, कजल रानी की गुफाएं, ममलेश्वर महादेव मंदिर, जो आपके ज्योतिर्लिंग है उनको क्या बोला जाता है, ममलेश्वर मंदिर। और 24 अवतार मंदिर, ये सारे के सारे आपको कहां मिल जाते हैं, ओंकारेश्वर में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ओंकारेश्वर में और क्या बन रहा है। तो करंट में एक बहुत अच्छी चीज है, अष्ट धातु से एक अद्वैत और सनातन धर्म के जो पुनरुद्धारक आप जिनको बोलते हैं, जिन्होंने फिर से धर्म को जागृत किया था, आदि गुरु शंकराचार्य। आपको पता है कि गोविंद वल्लभाचार्य जो है उनसे शिक्षा दीक्षा ली थी उन्होंने खंडवा में, ओंकारेश्वर में। इसी के पास इनकी क्या है, शंकराचार्य की गुफाएं हैं। इन गुफाओं के कारण ही और इनका इस ऐतिहासिक स्थल से जुड़ाव होने के कारण 108 फीट की ऊंची एक मूर्ति बनाई जा रही है अष्ट धातु की, है ना, जिसको बोला गया है, प्रतिमा स्थापना की जा रही है जिसको बोला जा रहा है स्टैच्यू ऑफ वननेस, एकात्मता की मूर्ति। किसकी है, एकात्मता की मूर्ति यहां पे बनाई जा रही है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगला आता है आपका मैहर। देखिए मां शारदा से जुड़ा हुआ ये स्थल है, बहुत ही प्राचीन स्थल, सतना जिले में स्थित है। अलाउद्दीन खान जो थे, आपको पता है कि जो कहां से आए थे, त्रिपुरा से आए थे, है ना, और यहाँ पे आके बस गए थे। बाद में संगीत साधना उन्होंने की, उनकी जन्मस्थली भी है। इस कारण मध्य प्रदेश की संगीत नगरी भी आप क्या होता है, मैहर को बोल देते हो, संगीत राजधानी के रूप में भी आप इसको जानते हो। यहां सबसे इंपॉर्टेंट एक व्याख्यान जुड़ा हुआ है जिसको आप कहते हो आला उदल, है ना। इनके नाम पे यहाँ पे तालाब भी है,
क्योंकि आला उदल की जो लड़ाई हुई थी 1182 ईस्वी में आला उदल और पृथ्वीराज के बीच, इसी में क्या हुआ था कि उन दोनों की मृत्यु हो गई थी, ऐसा माना जाता है। लेकिन किंवदंतियां ये कहती है कि आला और उदल आज भी अपने शौर्य और परचम को बढ़ा रहे हैं, और जो माँ यहाँ पे शारदा आती है, माँ शारदा को आज भी जो सबसे पहला पुष्प अर्पित किया जाता है वो इनके द्वारा ही अर्पित किया जाता है। ठीक है, कई लोगों को ये कहानी आती होगी, आपको पता है। और जो शहनाज अख्तर, उन्होंने गाना भी गा दिया है इसमें, है ना, आला को पकड़ ले आओ वहां वाला, वो आपको देवी गीत में समझ में आ जाएगा। ठीक है, आला गायन भी है वो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा किया जाता है। फिर गोला मठ, मां शारदा का मंदिर आदि भी यहाँ पे स्थित है। महेश्वर, अब महेश्वर की बात करें, महेश्वर खरगोन में, याद रखिएगा जब आपसे ओंकारेश्वर पूछ लिया तो महेश्वर भी पूछ सकता है ना। ओंकारेश्वर में है ये, महेश्वर सॉरी खरगोन में है, जहां इसका प्राचीन नाम था महेशमती। आपको पता है महेशमती है, इसका नाम रखा गया था, मानदाता ने इसका नाम रखा है महेशमती, है ना। इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है ना। महेशमती जिनने रखा है नाम उसको एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है। और सहस्त्रधारा जलप्रपात यहाँ पे अवस्थित है। इसके साथ साथ अहिल्याबाई की समाधि वो भी यहाँ पे बनाई गई, और संग्रहालय भी यहाँ पे है। यहाँ पे आपको पता है अहिल्या घाट भी बनाया गया है। ये पूरा जो एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिलता है आपको नदी के पार्ट में, जो तट है, इसको अहिल्या घाट के नाम से भी आप यहाँ पे जानते हो, है ना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी घाट अहिल्या घाट यहीं पर है। महेश्वरी की साड़ियां भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, महेश्वरी की साड़ियां जो है वो भी काफी प्रचलित होती है। फिर चित्रकूट, चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी के तट पर सतना जिले से संबंधित। यहां से आपके कौन थे, आपको पता है ना, आपने आज जो पढ़ा था नानाजी देशमुख, चित्रकूट से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन से, सीताकुंड, रामघाट, महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया, इनका भी आश्रम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। स्फटिक शिला भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ जो आपका चित्रकूट है वहां पे दर्शनीय स्थल के रूप में देखने को मिल जाएगा, है ना। विशेष क्या है कि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की, वो जो रचना की गई थी वो चित्रकूट के घाट में किया था। ठीक है, एक लाइन आपने सुनी होगी, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, है ना, वो यहीं पे किया था चित्रकूट के घाट पे। भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर, ये जो कथानक है ना वो इसको ही लेके है कि भाई इसी घाट पे क्या किया गया था, तुलसीदास जी के द्वारा में रामचरितमानस की रचना की गई। बात करते हैं चित्रकूट में जहांगीर के क्रोध से पीड़ित अब्दुल रहीम खान खाना ने शरण भी ली थी। ठीक है, चित्रकूट में शरण भी ली थी अब्दुल खान खाना ने, वो भी किसके क्रोध से, आपको पता है जहांगीर। और बाद में इनकी जो मृत्यु करवा दी गई थी, इनकी हत्या वो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा कर दी गई थी, क्योंकि फ्रेंडशिप तो निभाना था ना भाई। जहांगीर ने बोला है, दोस्त ने बोला है। देखिए दोस्त आपके कैसे होने चाहिए कि भाई दो तरह के, कि कर्ण है ना, उसको पता है कि आपका मित्र गलत है दुर्योधन, लेकिन तब भी उसका साथ देंगे। ठीक है, और एक दोस्ती कैसे, भगवान कृष्ण के जैसे, कि पूरी लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन तब भी अपने इंटेलेक्चुअल पावर से अपने मित्र को, अपने सखा को, अर्जुन को जिता देंगे। तो वही काम होता है ना हमारा। तो उसके सामने यहाँ पे कहीं ना कहीं रखी गई थी जहांगीर से। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं भोजपुर। भोजपुर मध्य प्रदेश का सोमनाथ, बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ शहर है ये, है ना। और यहाँ पे क्या है, भोजपुर मंदिर बनाया गया है। रायसेन में एक गांव था जिसको राजा भोज ने बसाया, ऐसा माना जाता है। राजा भोज के द्वारा यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की गई है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा शिवलिंग भी है ना, भोजपुर में। भारत के सोमनाथ के नाम से भी ये जाना जाता है। एक्चुअली मंदिर के सोमनाथ, मध्य प्रदेश का सोमनाथ इसको कहते हैं। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर है। भगवान शांतिनाथ का मंदिर यहाँ पे, इसी के पास भोजपुर में ही एक और मंदिर है जो जैन धर्म से संबंधित है, भगवान शांतिनाथ का मंदिर। जैसे ही आप ये गांव क्रॉस करते हैं तो थोड़ा सा दूर जाके आपको एक मंदिर देखने को मिलता है, वो किसका मंदिर है, भगवान शांतिनाथ का मंदिर। इतनी चीजें। इसके साथ साथ इसी भोजपुर में एक साइक्लोपियन बांध की भी रचना की गई थी, जो अभी वर्तमान में नहीं है। राजा भोज ने यहाँ पे साइक्लोपियन बांध भी बनवाया था। नेक्स्ट अब बात करते हैं अमरकंटक। ठीक है, अनूपपुर में अवस्थित है। पर्यटनों का तीर्थराज भी इसे कहा जाता है। क्या बोलते हैं, पर्यटकों का तीर्थराज, मतलब सारे तीर्थ यहाँ पे जाके आप अपने कंप्लीट कर सकते हैं। दर्शनीय स्थल क्या है, नर्मदा कुंड, सोन कुंड, कर्ण मंदिर, माई की बगिया, कबीर चबूतरा आदि, ये सारी चीजें यहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। जब आप लोग अमरकंटक जाते हैं तो अमरकंटक से ही नर्मदा नदी का भी उद्गम पाया जाता है। और ये जो नर्मदा नदी का उद्गम है ये मेकल पर्वत श्रृंखला से होती है। उसी पर्वत श्रृंखला में अमरकंटक है जो सबसे हाईएस्ट पिक है आपके मेकल पर्वत श्रृंखला की, 1000
65 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। यहां से 3 नदियों का भी उद्गम होता है, नर्मदा, सोन और जोहिला। ठीक है, इसलिए भी इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक स्थलों की, कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख प्राकृतिक स्थल है जिनका नाम आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान 12, जिनको हम ज्योग्राफी वाले पोर्शन में कवर करेंगे, है ना, टाइगर रिजर्व 7 और अभ्यारण्य, इनकी संख्या में अभी कुछ कम ज्यादा हुआ है, उसको भी हम वहां पे देख लेंगे। ठीक है, जो कामाझीरी है राष्ट्रीय अभ्यारण्य, इसको नया बना दिया गया आपकी सिवनी में। उसके अलावा जो 2 थे उनको डिनोटिफाई कर दिया गया है ना, तो उनको भी हम देख लेंगे सारा कुछ। फिर बात करते हैं जल महोत्सव की, है ना। तो देखिए पर्यटन में आप एक और चीज देख सकते हैं, जो आपके नेचुरल पर्यटन में, प्राकृतिक पर्यटन में आप देखते हैं जल पर्यटन को, है ना, वाटर टूरिज्म। जल पर्यटन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने नई जल पर्यटन जो नीति बनाई है, उसके आधार पे हम क्या कर रहे हैं, पर्यटन को भी बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, जिसमें आप देखिए जल महोत्सव का आयोजन हर साल हनुवंतिया टापू में किया जा रहा है। हनुवंतिया टापू जो है वो आपके वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बन गया मध्य प्रदेश में। खंडवा में है ये, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है खंडवा जिले में, है ना। तीनों रास्तों से आप इसमें पहुंच सकते हैं, वायु से भी पहुंचे, रेल से भी पहुंचे, सड़क से भी पहुंचे, है ना। उत्सव के दौरान इसमें प्रमोटिंग और पैरास्लाइडिंग, हॉट एयर बलून आदि इवेंट यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, पैरा मोटरिंग, सारे कुछ इवेंट यहाँ पे होते हैं, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी किए जाते हैं। इसके बाद वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की अगर हम बात कर लें, तो आपके जो गांधी सागर बांध है मंदसौर में, उसमें भी गांधी सागर बांध में बहुत सारे इवेंट किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, इसके बड़ा तालाब और छोटा तालाब दोनों में ही कैनो, सालालम, ये सारे इवेंट वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह किया जाता है। ठीक है, इतने सारे इवेंट यहाँ पे होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके जैन तीर्थ स्थलों से, कि जैन तीर्थ स्थल कौन कौन से मध्य प्रदेश में। तो प्रमुख जो जैन तीर्थ स्थल है उनमें नाम आता है गोमट गिरी। गोमट गिरी जो है ये आपके इंदौर में अवस्थित है। भगवान बाहुबली की यहाँ पे 27 फीट ऊंची प्रतिमा भी विराजमान है, कौन सी, गोमट गिरी में। फिर मुक्तागिरी जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जैन तीर्थ स्थल है। ठीक है, ये बैतूल में है, दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है। अगर हम बात करें कि जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है मध्य प्रदेश में, तो उसमें प्रथम जो पंक्ति की श्रृंखला में आता है वो आपका आता है मुक्तागिरी। फिर पुष्पागिरी, सोनकच्छ देवास, जैसे आप इंदौर जाते हो तो आपको पुष्पागिरी रास्ते पे देखने को मिल जाती है, सोनगिरी के आसपास। ठीक है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। फिर 52 गजा, 52 गजा जो है ये आपको पता है भगवान जो थे ऋषभ देव की प्रतिमा और आदिनाथ भगवान, है ना। यहाँ पे ऋषभ देव की प्रतिमा है और आदिनाथ भगवान की 72 फीट ऊंची मूर्ति एक लगी हुई है, ये बड़वानी में है ना। इसके समीप से क्या होता है, आपकी नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र होता है। कभी आपको अवसर मिले तो यहाँ जरूर जाइएगा, भविष्य में हमारी भी कोशिश रहेगी कि यहाँ कभी जाएं। ठीक है, भगवान आदिनाथ की मूर्ति 52 गजा बड़वानी में। नेक्स्ट कुंडलपुर, कुंडलपुर जो है दमोह में है, बहुत इंपॉर्टेंट जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ पे आपको पता है कि तरुण सागर जी महाराज और अन्य जो प्रमुख जैन तीर्थ महाराज हैं वो यहाँ पे अपना प्रवचन वगैरह देते थे, आख्यान देते थे, ये सारी चीजें यहाँ पे चलती थी, है ना। यहाँ पे बहुत सारे पर्व अभी भी चलते हैं, जो जैन धर्म में बहुत सारे जो पर्व होते हैं जिनमें क्या करते हैं, उपवास रखे जाते हैं एक लॉन्ग टाइम के लिए, वो सारे कुछ यहाँ पे हो रहे थे लास्ट टाइम, है ना। फिर पावागिरी ऊन, पावागिरी को क्या कह देते हैं आप, ऊन कह देते हैं। ठीक है, खरगोन में है। परमार कालीन जो जैन मंदिर है वो यहाँ पे बनाए गए हैं, है ना। इनका निर्माण किसने किया था, तो उदयदित परमार ने किया। ऊन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, उदयदित परमार। सोनागिरी दतिया में है, देखिए सोनागिरी जो है दतिया में है। पीताम्बरा पीठ भी आपको पता है दतिया में, है ना। तो दिगंबर जैन मंदिर से संबंधित है, दिगंबर से संबंधित, और 108 जैन मंदिर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं आपके सोनागिरी। हिंगलाजगिरी, हिंगलाजगिरी इंदौर में है, ये भी जैन से संबंधित है, जैन मत से संबंधित। उसके बाद आता है आपका मंगलगिरी जो कि सागर में है, ये भी जैन तीर्थ स्थल है। नोहाटा दमोह में है, शिव और जैन के अवशेष यहाँ पे मिलते हैं, नोहाटा जो आपके दमोह में। तो देखिए आपने जो जैन तीर्थ स्थल देखे उनमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीधे सीधे कि भाई कौन सा कहां पे है, तो आपको ये याद रखना है कि गोमटगिरी इंदौर में पहली चीज, दूसरा इंदौर में आपका आ जाता है हिंगलाजगिरी, दो आपको इससे कोरिलेट कर लेने हैं। फिर सबसे बड़ा जो जैन तीर्थ स्थल है वो मुक्तागिरी बैतूल में है ना। पुष्पागिरी सोनकच्छ में, 52 गजा बड़वानी में। देखिए बाबा से दोनों को याद कर लेना, इसको कोरिलेट करना, पहला वर्ड 52 और इसमें बड़वानी। इसमें ये मत कर लेना कि 52 गज का दामन मटक के चलूंगी, वो वाला याद नहीं करना, वो गाना। पता चल रहा है आप लोगों ने क्या किया कि वो जो गाना है हरियाणवी गाना, वो गाना याद कर लिया भैया, 52 गज का दामन बड़वानी में है ना।
वो भी याद कर सकते हैं, और भगवान आदिनाथ को उससे जोड़ दिया। फिर कुंडलपुर दमोह, तो देखिए दमोह में जो महिलाएं रहती है ना, जैन महिलाएं, वो कुंडल बहुत ज्यादा पहनती है, तो दमोह में आपके कुंडलपुर हो गया है। पावागिरी क्या है, आप लोग जब भी पाव खाने जाते हो तो पाव खाने कहाँ जाते हो, खरगोन जाते हो, ठीक है, तो खरगोन में पावागिरी उनमें है। और सोनागिरी, तो देखिए सोना तू मेरा सोना, है ना, सोना कितना सोना है, ये कहाँ पे है, दतिया में। तो भाई सोना कितना सोना, आपके जो होम मिनिस्टर साहब हैं ये बड़े ही सोना हो रहे हैं, अगले सीएम भी बन सकते हैं ना आपके, तो आप लोग यही याद रखना कम से कम उनके नाम से कि भाई सोनागिरी दतिया में है। फिर हिंगलाजगिरी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, मंगलगिरी सागर में, और नौहटा दमोह में। ये आपको इजीली याद कर लेना है सारे के सारे। नेक्स्ट